अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मशरक़ वस्ता में एक जंग मुसल्लत की गई जिसमें दुनिया की सुपर पावर्स जिसमें अमेरिका, इसराइल और दीगर उनके इत्तेहादियों ने मिल के ईरान पे हमला किया। और इस हमले में जहाँ पे ईरान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया, वहाँ पे एक उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें वो हामनाई जो हर वक्त अपने कंधे पे एक रुमाल रखते थे, जो निशानी थी फ़लस्तीन के मज़लूमों के साथ इज़हार यकजहती की। क्योंकि वो हामनाई किसी शिया के या सुन्नी के लीडर नहीं थे, बल्कि वो हर उस मज़लूम के लीडर थे जिसके साथ कहीं भी ज़्यादती होती थी। और ये अमल एक हुसैनी अमल था। और जो पहला हमला ईरान पे किया गया उसमें ना सिर्फ खामनेई साहब बल्कि उनके बहुत से रफ़ाकार और उनके अहल खाना उसमें शामिल थे। वो सब अपने हाल के हकीकी से जा मिले। और आज उनकी अहलिया जो कि 79 ईयर की थी, आज उनकी अहलिया भी जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गई। हम ताज़ियत पेश करते हैं दुनिया भर के मज़लूमों के साथ जिनके लिए हामनई साहब अकेले बिल्कुल तनो तनहा दुनिया के हर तागूत से लड़ने को तैयार रहते थे और उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको जवाब देते थे। हम ताज़ियत पेश करते हैं और हम बात करेंगे जो बिल्कुल लेटेस्ट सूरत हाल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मलिक जाहिद साहब, जो कि बड़े सीनियर तजिया नगार हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक मुल्क की सालमियत पे हमला किया गया। ना सिर्फ सालमियत पे हमला किया गया, एक झूठी रजीम चेंज का बहाना बना के एक ऐसे शख्स को, एक 86 साला शख्स को इसलिए अपनी जान से हाथ धोना पड़ा या हम कहेंगे शहीद होना पड़ा कि वो मजलूम की आवाज़ थे। आप बताएं, इस वक्त शहादत, इनकी शहादत के बाद, जो आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद क्या अमेरिका अपने अहदाफ हासिल कर सका? जी सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों को, अपने नाजरीन को इस साने जहाँ पे यानी हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई जो पूरे मिलत तशियों के जो है वो रहनुमा हैं, उनके रूहानी लीडर मेरा थे, ख्याल है उनकी मिलत शहादत से इस्लामिया के रहनुमा है। जी जी मिलत तशियों के भी और मिलत इस्लामिया के इस वक्त है। अपनी शहादत से कबल तो वो मिलत तशियों के रहनुमा थे, लेकिन उनकी शहादत के बाद जिस किस्म के असरात जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर मुरतब हो रहे हैं और दुनिया के तमाम आप कह सकते हैं कि ख़ित्तों के अंदर रहने वाले इंसान जो हैं, ये कौमें जो हैं, जिस तरह उनकी शहादत के ऊपर अपने गम गुस्से और दुख का इजहार कर रही हैं, तो ये शहादत के बाद इस पूरी दुनिया के जो है वो ये मिलत इस्लामी आप कह सकते हैं, ये पूरी दुनिया के इंसानों के जो है वो लीडर के तौर पे सामने आ रहे हैं। और ये जो बात मैंने अभी की है, ये आइंदा अगले चंद दिनों में जो है ये मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। जी, तो मौलवी साहब तो बताइएगा इस वक्त जंग की जी सूरत जी हाल जी क्या है? जी जी मैं वही बात कर, मैं इस एक अजीम साहने के ऊपर, इस अजीम कुर्बानी के ऊपर, जहाँ मिलत ईरान और पूरी मिलत को, मिलत तशियों को, ये मिलत इस्लामी को जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ, वहाँ जो है उस दुख का इजहार भी करता हूँ और इजहार ताज़ियत भी पेश करता हूँ। अब आते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल की तरफ। जी तो ज़ाहिर है रहबर मौज़म की और उनके रफ़ाका की पहली स्ट्राइक में, यानी कि जो इसराइल और अमेरिका की पहली पहला हमला स्ट्राइक, किया। ये पहली स्ट्राइक में ये शहादत जो है ये एक बहुत बड़ा सानिया था और बहुत बड़ा एक सेटबैक भी था। लेकिन ईरानी फोर्सेस ने, सिपाही पासदारान ने, ईरानी फ़ौज ने जिस रद्द-ए-अमल का फ़ौरी तौर पे इजहार किया, वो वाकई हैरान कुन था। और इतने बड़े साने के बाद उन्होंने जिस तरह अपने टारगेट्स का तयन किया, फिर उसके बाद जो है उनके ऊपर जो वो उनको हिट किया, ये वाकई एक अहम पेशावराना सोच और उसका जो प्लानिंग का जब हिस्सा था। ईरान ने, जैसा कि वो पहले से ऐलान कर चुके थे और जिसका इजहार ख़ुद शहीद रहबर मौज़म भी जो है वो कर चुके थे, कि अगर ये ईरान पे हमला हुआ, इन फोर्सेस ने ईरान पे हमला किया, तो ये जंग जो है वो पूरे खित्ते के अंदर फैल जाएगी, पूरे हित्ते और की जंग होगी। पूरे खित्ते की जंग होगी। इससे मुराद ये है कि पूरे खित्ते में ये जंग फैल जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। ईरान ने, ईरानी फोर्सेस ने उसका जवाब दिया और 1 घंटे के अंदर जो है इस हमले का जवाब दिया। और इसराइल से लेके
तो पूरे मशरक़ वस्ता में जहाँ जहाँ पे अमेरिकी एयर बेसेस थी, जहाँ पे अमेरिकी अड्डे थे, उनको जब पहले मरले में जो हिट किया, यानी कि इतनी एक्यूरेसी के साथ जो हिट किया कि कतर के अंदर जो है वो पहले मरले में, एक मिसाल नहीं, बस एक जो वाक़या है हकीकी तौर पे वो बयान करूँ कि कतर के अंदर जो उनका सबसे बड़ा एयर बेस है और जो सेंट काम का मर्सी दफ्तर हब था, वो हब है, मर्सी दफ्तर है, जहाँ पे अमेरिका की इस पूरे रीजन के अंदर, मशरक़ वस्ता के अंदर मौजूद एयर बेसिस को जहाँ पे कंट्रोल किया जाता है और जितनी उसकी डिप्लॉयमेंट है, उसकी अस्करी है, बैरिया है या फ़ज़ाइया है, उसका जो है वो मरकज़ी वो दफ्तर है। वहाँ पे सेंट काम का जो उसको जो ऑपरेट करना उसको चीफ है, वो वहाँ पे बैठता है। तो उस मकाम के ऊपर उस को हिट करना रडार को, यानी कि वो रडार जिसकी मालियत अरबों डॉलर बनती है, 1.1 बिलियन डॉलर जिसकी मालियत है, उसको पहले मरले में हिट किया और उसको नकारा बना दिया। उसको तो सुना बिल्कुल ही नकारा जीरो कर दिया था, बिल्कुल नकारा बना दिया है। तो ये उसकी एक्यूरेसी का एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उसके अलावा उसने, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, बहरीन जो है दूसरा उसका हदफ था और बहरीन को उसने जो है वो चूँकि वहाँ पे जो है वो उसका बहरिया का जो है वो नेवल का जो है वो हेडक्वार्टर है, तो इस खिते के अंदर जितना उसका नेवल फ्लीट मौजूद है, जहाँ जहाँ पे मौजूद है, उसका जितना भी स्ट्राइकर ग्रुप है और उसके साथ साथ जितने और भी उसके आर्सेनल हैं, वो सारे का सारा वहाँ पे जो है वो उस नेवल बेस से जो है वो ऑपरेट होता है। ये उसके साथ उसका लिंक है और पूरी उसकी वाबस्तगी है और उसके बैकअप के साथ जो है वो वहाँ पे काम करना उन बहरी बेड़ों के लिए जो है वो बहुत मुश्किल है। तो दूसरा ईरान का हदफ जो था वो बहरीन था। उसके बाद तीसरा हदफ यूएई जो जिसके बारे में ये कहना बेजा नहीं होगा कि वो इस वक्त जो है वो खित्ते के अंदर यूएई इसराइल की कॉलोनी बन चुका है जी, यूएई कह सकते हैं खित्ते के अंदर इसराइल की कॉलोनी बन चुका है। तो उस के अंदर जो बाज़ मुतय्यन अहदाफ थे जो पहले से नोटेड थे, जो पहले से जो वो फिक्स थे, वो पे दफातर थे जो बाज़ाहिर तो जो है वो एक कमर्शियल कंपनीज़ के तौर पे काम कर रही थी, लेकिन दर हकीकत वो उनको मोसाद चला रही है और उनकी तादाद बेशुमार है, जिससे आप कह सकते हैं कि रीजन के अंदर इसराइल के बाद अगर कोई बहुत बड़ा आप कैसे ये कहा जा सकता है कि अगर बहुत बड़ा कोई इसराइल का नेटवर्क करके काम कर रहा है तो वो यूएई है। तो यूएई को जो है वो निशाना बनाया है और वहाँ पे अमवात भी हुई हैं यूएई में, मोसाद के एजेंट्स की, मोसाद के अफसरान की जो है वो अमवात हुई हैं। 6 के करीब जो पहले मरले में जो है वो अमवात सामने आई हैं। इसी तरह कतर एयरबेस भी, बहरीन में भी जो है वो मकामात अब हमने ख़बरों में भी सुनते रहे कि जब ये तैयारियां की जा रही थी हमले की, ये चंद दिन पहले की बात है जब हमला हुआ और उससे पहले 2-4 दिन पहले ये इतलात आई थी मीडिया के अंदर जब वो छपी कि अमेरिका ने अपने इन बेसिस से अपने जो अफसरान हैं या जो उसके फील्ड अफसरान हैं उनको वहाँ से जब वो मूव कराया है, यानी कि वो बेसिस खाली किए हैं, वहाँ से उन लोगों को इवैक्यूएट किया है। कहाँ गया इसके बारे में पता नहीं चला था। लेकिन ईरान के इस पहली स्ट्राइक के बाद जो नताइज सामने आए जिसमें जो बाज़ अमरीकियों की अमवात भी हुई हैं, वो एक होटल के अंदर जो मुकीम थे, जिस होटल को ईरान ने जब हिट किया है और उसके अंदर भी अमरीकी अफवाज की जो है वो एक अच्छी खासी तादाद जो है वो हिट हुई है। सुना कोई मीटिंग चल रही थी वहाँ पे? नहीं, मीटिंग नहीं चल रही थी, मीटिंग मोसाद के अफसरान की चल रही थी। ये जो एयर बेसिस को खाली करके जो लोग इन्होंने किए थे वो सारे होटल्स में कायम पसीर थे। वो जितने भी उनके दाती 100 थे, 200 से 300 थे, वो सारे के सारे उनके जितने एहलकार हैं या इनके लोग हैं फ़ौज के, वो उन होटल में मुकीम थे। तो ये बुनियाद हम बात कर रहे हैं ईरान के टारगेट्स की, ईरान की चे जाए कि इन सारी बेसिस के ऊपर जब ईरान ने हमला किया, बैक हमला किया, तो इससे ईरान की डिटर्मिनेशन साबित होती है कि ईरान ने जो कहा था, जो प्लान किया हुआ था, उसी के मुताबिक जो है वो अमल किया और इन बेसिस को हिट किया। चे जाए कि इंटरसेप्शन भी हुई है जी। लेकिन कहा यह जा रहा है, ईरान की एक स्ट्रेटजी है जिसको समझना यानी कि इस हवाले से बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ईरान ने जो है वो ये मिसाइल की जो उसकी एक बौछार करता है मिसाइल हमलों की या ड्रोन हमलों के साथ जो है वो ड्रोन तैयारों के साथ जो है वो करता है, तो उसकी स्ट्रेटजी है। ईरान पहले मरले में आप कह सकते हैं कि आपने जो मिसाइल ऐसे हैं जो थोड़े पुराने हैं, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी, यानी कि $100 की मालियत के वो मिसाइल हैं, बहुत हल्के मिसाइल वो करता है।
अब चूंकि जहाँ पे हिट करता है वहाँ पे दिफाई जो निज़ाम है जब इंटरसेप्शन करता है वो इंटरसेप्ट ऑटोमेटिकली करने होते जी। हैं। उनको तो नहीं पता कि ये मिसाइल क्या है, वो कौन सा मिसाइल उनके पास आ रहा है, ये 20 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। जी। उन्होंने आने वाली हर डिवाइस को जो रोकना है, अपने सिस्टम डिफाई जो उसकी शील्ड है उसने रोकना है। ठीक है। अब वो तो ये रीड नहीं कर सकता कि ये कौन सा मिसाइल है। तो मौलवी साहब, वो जो मिसाइल इंटरसेप्ट करता है उसकी क्या मालियत है? जो मिसाइल इंटरसेप्ट करता हाँ, है ये जो असल यही स्ट्रेटजी है, इसको समझने की जरूरत है। और ये ईरान ने पिछली जंग में भी इसको आजमाया है जी। लेकिन दुश्मन के पास इस ईरान की स्ट्रेटजी को अभी तक ये समझ आई है, ईरान की स्ट्रेटजी को इसका तोड़ जो है वो दुश्मन नहीं कर सका। ईरान ने जितने बेसिस को हिट किया है उसका क्या मतलब है, इंटरसेप्शन भी हुई है लेकिन मिसाइल हिट भी हुए हैं। मिसाइल ने उन टारगेट्स को हिट किया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मौजूद जो भी दिफाई है, वो चाहे थॉड है, चाहे वो पेट्रियट है, चाहे वो एरो है, चाहे वो आयरन डोम है, जितने भी इस वक्त ईरान के मद्दे मुकाबले दिफाई शील्ड्स हैं वो सारी की सारी नाकाम हुई हैं, तभी जाके ईरान उन बेसिस के ऊपर जब हिट कर सका है। जी। तो यानी कि आपके कहने का मकसद है कि जो उसकी मालियत की बारे बात है, वो जो इंटरसेप्टर है, यानी कि जो ईरान की तरफ से फायर होने वाले मिसाइल को रोकता है, जो इंटरसेप्ट करता है उसको रोकता है, उसकी मालियत लाखों डॉलर है, लाखों डॉलर में। और ईरान जो मिसाइल फायर करता है इब्तदाई तौर पे उसकी मालियत चंद हज़ार डॉलर है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और ये कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान की जंग जब रुकेगी कभी जाके, तो ईरान की स्ट्रेटजी को आज जो माहिरीन देख रहे हैं वो ये कहते हैं कि ईरान की स्ट्रेटजी को अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये जंग जो है वो तकरीबन 100 अरब डॉलर ईरान अमेरिका को जो है वो लॉस में नुकसान होगा और उस लॉस के बाद जो जंग जो वो उसका खात्मा खात्मा सूरत में होगा। ये एक बात थोड़ी सी क्लियर करें, इंटरसेप्टर ने चंद सौ या चंद हज़ार डॉलर का मिसाइल रोक लिया। जो इंटरसेप्टर का मिसाइल है उसकी कीमत लाखों डॉलर में है। तो जो मिसाइल जाके अपने हदफ को निशाना बनाता है वो तो चंद सौ या चंद हज़ार डॉलर वाला नहीं है, लेकिन वो बड़ा एग्जैक्ट हदफ को निशाना बनाता है। क्योंकि मैं न्यूज़ में देख रहा था कि ईरान को अब तक 100% इसमें कामयाबी हुई है। जी हाँ जी। जो ईरान जो मिसाइल उसके इंटरसेप्ट होते हैं ना जी, इसकी ईरान की जो पॉलिसी उसके सामने वो बड़े हल्के मिसाइल होते हैं। ठीक है, ये पिछली जंग में भी ईरान ने ये आजमाए, तो अभी भी ऐसा ही हुआ है कि ईरान जो है वो मिसाइल जो इंटरसेप्ट होते हैं उसकी जो रेशियो एक आई है सामने वो तकरीबन 33% 33% जो है वो मिसाइल इंटरसेप्ट होते हैं। नहीं सॉरी, उनकी जो कारकर्दगी है वो 33% है, यानी कि 33% वो मिसाइल एक्यूरेसी के साथ जो है वो हिट होते हैं, यानी हिट करते हैं टारगेट को। 66% उन मिसाइलों को रोक लिया जाता है, इंटरसेप्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बारी आती है दूसरे मरले की। वो दूसरा मरला क्या है? वो मरला जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। उसमें ईरान ये करता है कि वो अपना मिसाइल जारी करता है जिसने एक्चुअली जाके अपने टारगेट को हिट करना होता है। और वो जो रेशियो है, ये माहिरीन की जंगी जो माहिरीन है मगरबी बिलखसूस, जिन्होंने ईरान और इराक जंग के ईरान और अमेरिका इसराइल जंग के ऊपर जिनकी बड़ी खिदमत दी है, जिन्होंने बड़ी गहरी नज़र है और जिनका एक साबका भी है, यानी कि बहुत पुराने भी है, और उनकी चूँकि माहिरीन है तो ज़ाहिर हर जंग के या इस तरह की जितना भी एक्टिविटी होती है उन पर ख़ास नज़र होती है। तो ये उनका कहना है कि वो जो एक्यूरेसी है ईरान की, जो सेकंड लेयर आती है, वो जो एक्यूरेसी है वो 100% है। 100% है। वही मैं कह रहा हूँ कि टारगेट वो अपना अचीव कर रहे हैं। यानी वो जो अब ये स्ट्रेटजी है ईरान की, अब इसको रीड करना कहाँ तक रीड कर सका है, और रीड करने के बाद दुश्मन जो है उस पर किस तरह अमल पैरा है, ये तो मैदान जंग जो है उसका तजिया, जो उसका जो नतीजा वो बताता है। लेकिन ये एक्यूरेसी बताती है कि ईरान की स्ट्रेटजी है इस वक्त कामयाब जा रही है इस खित्ते के अंदर। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि इसराइल पर लगातार जो ईरान की बमबारी है, ईरान का जो हमले हैं, वो कहा यह जा रहा है कि इस वक्त तक ईरान जो है वो 4 लेयर्स में, यानी कि एक मरले में, दूसरे मरले में 4 लेयर्स जो है अपने मिसाइल्स की वो उसके इसराइल के ऊपर जो वो हिट कर चुका है। और इसराइल के अंदर चूँकि मीडिया जो है वो उसकी बंदिश है, वहाँ पे कोई आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, और बड़ी सख्त जो है वो इस वक्त जो है वो हिसार में, सिक्योरिटी हिसार में है, तो वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी तक जो है वो बाहर नहीं आ रही। लेकिन जो थोड़ी बहुत लीकेज है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईरान की जो बमबारी है, ईरान के जो हमले हैं, उसने इसराइल के अंदर जो है वो तबाही फैला के रखी हुई है। एक बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि ईरान ने कल
ये अखबारात, आज के अखबारात में जो है ये खबर छपी हुई है कि ईरान ने कल इसराइल के एक ऐसे पॉइंट के ऊपर हमला किया है, एक ऐसे मकाम के ऊपर हमला किया है जिसके बारे में इत्तलात ये थी कि वो इसराइली फ़ौज के आला तरीन जो अफसरान है वहाँ पे एक मीटिंग करने वाले हैं, एक इजलास करने वाले थे। और उस इजलास के इनेकाद से चंद घंटे कबल ये उन अफसरान को इसके बारे में आगाही दी जाती है, बताया जाता है कि फ़लाँ पॉइंट के ऊपर जो वो इजलास है। तो जैसे ही वो इजलास इनेकाद हो रहा है या मतलब जारी था, उसके ऊपर स्ट्राइक किया है इस इजलास के अंदर। वो 9 बंदे आज जो रिपोर्ट हुए हैं बाज़ अखबारात में, मीडिया के अंदर के 9 बंदे मारे गए हैं। वो 9 कहा यह जा रहा है कि इसराइल के आला फ़ौजी अफसरान, ये जर्नल सतह के जो लोग थे जो प्लान कर रहे थे इस पूरी जंग को, इन मामलात को देख रहे थे। अब ये इस एक वाक़े से कुछ नताइज हम बरामद करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये ऐसा, अच्छा ये जहाँ पे ये इजलास हो रहा था उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इजलास, वो पॉइंट जो था वो दिफाई हिसार में भी जो है वो उसके दिफाई हिसार का जो है वो किस टाइप का दिफाई हिसार था? उसके अंदर जो फौज तैनात थी उसके? जी फौज आप उसे इलेक्ट्रिक वार या साइबर वार के भी कह सकते हैं, या फ़ज़ाई जो है बिल्कुल, यानी कि फ़ज़ाई तौर पे, ज़मीनी तौर पे पूरे हिसार में था वो, बिल्कुल लॉक्ड था। वो जो जगह जहाँ पे मीटिंग थी, चिड़िया भी उस हिसार के अंदर जो वो पर नहीं मार, चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, बहुत लॉक्ड था और वेल ऑर्गेनाइज था और यानी कि बिल्कुल महफूज था। लेकिन ईरान की वहाँ तक अप्रोच ने उनके इस नज़रिए को, उनके सिक्योरिटी सिस्टम को, उसके दिफाई हिसार को तोड़ के रख दिया है। तो ज़ीरो हो गया अगर वहाँ पे हमला हो गया। और इससे ये पता चलता है कि ईरान न फ़कत उनके दिफाई हिसार को तोड़ने की सलाहियत हासिल कर चुका है, बल्कि ईरान वहाँ से इंफॉर्मेशन के हसूल और उस टारगेट के ऊपर हिट करके ये बता चुका है कि वो कितना रैपिडली जो है किसी टारगेट को हिट करने की भी सलाहियत हासिल कर ली है। तो ये 2 पॉइंट इस वाक़े से जो है वो सामने आते हैं, 2 नताइज सामने आते हैं, 2 उसकी शक्ल में 2 असूल जो है आप उसे कह सकते हैं, बना सकते हैं कि ईरान जो है वो उनके दिफाई हिसार में भी नक लगा चुका है और उन इंफॉर्मेशन के नतीजे में जो उसकी एक रैपिड एक्शन जो है उसकी पावर वो भी जो है दुनिया के सामने आ चुकी है। मलिक साहब, ये बातों से तो पता चलता है कि ईरान अगर साइबर की तरफ जाएं या फ़ज़ाइया की तरफ जाएं या अपने जासूसी नेटवर्क की तरफ जाएं तो वो तो हर तरफ से कामयाबी हासिल कर रहा है। मुझे ये बताएं कि इब्राहिम लिंकन, जी उस पे कुछ 4 से 6 मिसाइल फायर किए गए हैं और उसकी कोई मीडिया पे ऐसी खबर भी नहीं आ रही, और जिसमें मामूली खबर आ रही है कि उसका रनवे जो है वो थोड़ा सा डैमेज हुआ है। उस पर थोड़ी सी क्या इन्फॉर्मेशन? जी वो इस तरह जो वाक़या मतलब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इस वाक़े के बारे में, वो ये है कि ईरान ने इब्राहिम लिंकन को हिट करने की कोशिश की है। 4 या 5 के करीब जो है वो क्रूज़ मिसाइल वहाँ पे दागे गए, लेकिन वो इंटरसेप्ट हुए बकौल अमेरिकन मीडिया के या अमेरिकन जो है वो उसकी फ़ौज के, और उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा। लेकिन ये कहा जा रही है, उनका दावा है, लेकिन बाज़ जो इतलात आ रही हैं और उसकी जो नताइज सामने, मतलब उसके इस हमले के बाद कुछ सिचुएशन जो है वो बदली है और उसके जो नताइज सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि बुनियादी तौर पे इस वाक़े में क्या हुआ ये है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल वहाँ पे दाखिल गए हैं उन्होंने वहाँ पे डैमेज किया है। उन्होंने यूँ डैमेज किया है कि उसके अशरे के ऊपर जो वो गिरे हैं और उसका जो वहाँ पे रनवे है उसको जब डैमेज किया है, जिसकी वजह से उसके वो तैयार है, यानी कि इब्राहिम लंकर के वो स्ट्राइकर जो फ़ज़ा में थे उस वक्त, वहाँ से वो टेकअप करके जब वो अपने टारगेट्स को हिट कर रहे थे ईरान के अंदर, वो वापस वहाँ पे उतर नहीं पाए। जब वो वहाँ पे उतर नहीं पाए तो उनका जो फ्यूल था, यानी कि उसकी जो रिफिलिंग थी वो नहीं हो पाई, या उनके अंदर जब ऐसी जारी बात उन्होंने कहीं तो लैंड करना था ना। तो उस वक्त जो है अमेरिका फौरी तौर पर रब्ता करता है ओमान के साथ। जी ओमान जो बज़ाहिर तो जो है वो लाताल्लुक़ है सारी सिचुएशन के अंदर, बस जो एक जंगी कैफियत है उसमें जो है बिल्कुल लाताल्लुक़ और खैर जानबदार है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ईरान उससे अमेरिका उससे रब्ता करता है और उसके नतीजे में ओमान जो है वो उन जहाज़ों को, वो उसकी तादाद जो कुछ बनती है 4 या 5 के करीब बनती है, वो जहाज़ जो है वो वहाँ पे उसके एयरक्राफ्ट जो है वहाँ पे ओमान के किसी एयरबेस पे उतरते हैं। इस बात की इतलात ईरान को मिलती हैं और ईरान उनसे मुतालबा करता है ओमान से कि
ये जंगी मुजरिम हैं, ये मेरे साथ जंग लड़ रहे थे और इनकी बैरियर के ऊपर, इनकी बेस के ऊपर जो है वो हमने हमला किया है, और ये बंदे जो हैं पायलट्स और ये जहाज़ आप मेरे हवाले कर दो। ये ईरान ने ओमान से कहा। ईरान ने ओमान से कहा है कि ये मेरे हवाले कर दो, ठीक है। जब ये ऐसा नहीं हो अच्छा, सका, मैं आपकी जब बात ऐसा रोक नहीं रहा हो हूँ, सका, जी, मैं आपकी बात रोक रहा जब हूँ। ऐसा नहीं हो सका तो मैं ये एक बात ऐड करके फिर आपकी बात करूँ। जब ये नहीं हो सका तो ईरान ने अपना हॉर्मज़ में एक टैंकर को हिट किया है जो ओमान से ताल्लुक़ रखता था। तकरीबन 3 टैंकर अब तक हिट कर चुका जी, है इससे ईरान। दो पहले मैं आपसे एक इंग्लैंड का जो भी कर चुका बड़ा है। ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि ईरान, आपने कहा कि ईरान ने कहा कि ये मेरे मुजरम हैं, इनको मेरे हवाले करो। जबकि हम देखते हैं कि दुनिया में किसी जगह पे बशमूल हमारे मुल्क के अगर कोई इस तरह की वाक़या पेश आता है तो वहाँ पे हमने देखा कि किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अमेरिका बहादुर को कह सके कि ये हमारे मुजरम हैं, ये हम आपके हवाले नहीं करेंगे। वो तो बड़ी इज्जत से हवाले किए जाते हैं और उसकी ज़िंदा मसाले भी हैं। तो मलिक साहब ये बताइए कि ट्रंप ने जो अहदाफ मुकर्रर किए थे उसके लिए मेरे सुनने में आया कि जो अमेरिकन बड़े मशहूर मीडिया हाउसेज हैं, जैसे वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम है, वो भी ट्रंप से पूछ रहे हैं कि आपने ये जो हमला किया है, अमेरिकन फ़ौजी आपने डिप्लॉय किए हैं, उनको अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, अरब हारपे का असला और हमारे जो कैंप थे, जो छावनियाँ थी, वो ईरान ने तबाह कर दी हैं। तो आप बताइए कि हमने क्या अहदाफ हासिल किए हैं? तो इस पर ट्रंप साहब क्या जवाब दे रहे हैं? देखिए, मैंने पहले जो जिक्र किया आपसे कि वो ईरान ने जो इजलास पे स्ट्राइक किया उससे दो नताइज लिए हैं। तो ये चीज़ जो है वो इसराइलियों को बहुत ज़्यादा उसने परेशान कर रखा है। तो और वो ऐसे ही फील करें जैसे वो चलते फिरते और मुर्दा लोग हैं, चलते फिरते मुर्दा लोग जी जी, हैं। चलते फिरते मुर्दा लोग, ज़रा वो उनको वाच किया जा रहा है और किसी वक्त भी जो है वो स्ट्राइक हो सकती है। यानी कि ये जब सलाहियत आपका दुश्मन हासिल कर लेता है तो आप ऐसे ही फील करेंगे ना। बिल्कुल। तो जब ये सूरत हाल है तो उसके बाद कहा यह जाता है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ये कहा था कि अगर ईरान के ऊपर स्ट्राइक करनी है तो वो स्ट्राइक जो है उसकी महदूद मुद्दत में हो और मुकम्मल और भरपूर हो। क्योंकि अगर ये जंग जो है उसने तूल पकड़ा और ये जंग ये मज़ीद फैली और इसका दौरानिया जो है वो बढ़ गया तो ईरान जो है उसको जो है वो एक लंबी जंग करने का वो बड़ा तजर्बा है, एक्सपीरियंस हासिल है। वो जंग को तूल दे सकता है, वो जंग को बढ़ा सकता है। और जंग का बढ़ना इतना ईरान के लिए नुकसान देनी है जितना अमेरिका और इसराइल के लिए। इसराइल में इस वक्त जो ईरान कर रहा है, यानी कि जिस तरह वहाँ पे मिसाइल मार रहा है, अगर ये एक हफ्ता जारी रहते हैं तो ईरान तो इसराइल जो है मैं ये समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़े नुकसान से दो चार हो जाएगा। और ये बात इसराइल इसी तरह जानते हैं। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। 2 दिनों में जंग ख़त्म करने की बात ट्रंप ने भी की थी और नेतन्याहू ने भी की थी। अब आज ही आज ही ट्रंप ने ये बात की है कि ये जंग जो है वो 4 हफ्तों तक जा सकती है, यानी कि 1 महीना तक जो है वो जारी रह सकती है। तो इसमें ईरान को कोई परेशानी नहीं है। ईरान ने भी अपने मिसाइल स्ट्राइक की जो वो 4 लेयर्स जो हैं वो रवाना किए हैं। अभी उसके पास 17 लेयर्स बाकी हैं जी, 17 लेयर्स बाकी हैं। और उसके मिसाइलों की जो तादाद है और उसके ड्रोन्स की जो तादाद है वो हज़ारों में है। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने इस वक्त तक जितने मिसाइल फायर किए हैं वो उसके 20 साल पुराना स्टॉक है। उसने हाल ही में जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करके जो मिसाइल डेवलप किए हैं, या रशिया से और ईरान से भी, चीन से भी मिसाइल जो है वो आने की इतला है, शुमाली कोरिया से भी। तो वो स्टॉक जो है अभी उसको इसने इस्तेमाल किया है या नहीं किया वो अभी उसके बारे में अभी कोई इतलात नहीं है। उसकी इतलात तो आ रही है मलिक साहब। जी जी, लेकिन 17 उसकी लेयर जो हैं वो बाकी हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। ईरान जो है वो अब पूरी तरह मैदान में वारद है और वो जो है वो एक अकेला मुल्क होकर 17 मुल्क को उसने एंगेज कर रखा है। तो मलिक साहब आप और डेवलपमेंट जो हुई है आज के, यानी कि आज की डेवलपमेंट्स की बात करूँ, वो ये हुई है कि ये जो बेसिस हिट हुई हैं 2 दिन से हिट हो रही है मुसलसल। इसके बाद अमेरिका ने अपना जितना उसका स्ट्राइकर थे या उसके जेट थे या उसके फाइटर तैयार थे, वो चाहे F-15 हो, F-22 हो, F-18 हो, F-35 हो या उससे भी लेटर अगर उसके पास कोई जनरेशन मौजूद है, तो उसने वो अपने जो क्राफ्ट्स हैं उनको जो है वो कहा यह जा रहा है कि शिफ्ट कर दिया है यूनान,
जी सॉरी साइप्रस, कब्रस में, कब्रस के एक एयरपोर्ट है, 2 एयरपोर्ट्स हैं वहाँ। कब्रस में भी तो सुना हाँ है। जी। तो हुआ ये है कि जैसे ही वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, और वो दोनों वो बेसेस हैं, वो है बुनियादी तौर पर बरतानिया की जी जी उसमें, यानी कि उनके ऊपर ये बरतानिया के पास है, वो उसने लीज पे ले रखी है। तो अमेरिका ने रिक्वेस्ट की बरतानिया से कि मुझे जो है वो बेसेस दी जाएँ, और बरतानिया ने उसके बाद मान ली, जिसके बाद बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस भी जो है वो इस इत्तेहाद में शामिल हो गया, और उन्हें अपना, ये भी एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि इस मरले में जब ये देखा है, तो अब ये भी एक सवाल है कि 2 दिन में क्या ऐसा सामने आया, ऐसी क्या वीकनेसेस सामने आई, ऐसा क्या हुआ कि नेटो के इन ममालिक को, नेटो में शामिल ममालिक को, जिसमें बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस शामिल है, इनको अमेरिका की इमदाद के लिए मैदान में आना पड़ा, जो इस जंग से कबल इससे ला तल्क़ी का इज़हार कर चुके थे। जो नेटो और अमेरिका के इख्तलाफात के बाद एक बड़ी खलीज इनके तल्लुकात के अंदर जो हायल हो चुकी थी, वो 2 रोज़ा जंग के बाद क्यों अमेरिका के साथ या अपने पुराने लाई के साथ आकर मिलकर खड़े होने के लिए जो है वो मजबूर हो गए। तो सवाल मेरा तो ये था, जो मैं जिस पर बात करना चाह रहा था, वो ये था कि जैसे ही कब्रस पहुंचे हैं त्यारे, तो उसके एक एयरपोर्ट के ऊपर, भी नाम उसको थोड़ा भूल गया हूँ, उसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक किया है ईरान ने। ईरान के शहीद जो ड्रोन है उसने वहाँ पे स्ट्राइक किया। तो इस ईरान की आप डेप्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन, उसके वर्किंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ही त्यारे पहुँचे हैं, ईरान ने वहाँ पे जो है वो अपना ड्रोन भेज दिया और उसने हिट किया। जी अच्छा, उसके अलावा एक और डेवलपमेंट है, आज की डेवलपमेंट की बात कर लें, वो ये कि इराक के एयर बेस के ऊपर ईरान आज की बात है, आज तकरीबन ये सुबह की बात है, 10 बजे के करीब जो है वो लगभग उसकी बात है कि आज इराक के अंदर 3 अमेरिकी त्यारे, जिसमें 2 F-15 है और एक F-18 है, ये त्यारे जो है वो गिर गए हैं, यानी कि ये तबाह हो गए हैं। इनके पायलट्स हैं, उन्होंने इंजेक्ट कर लिया, लेकिन ये त्यारे बहरहाल जो है वो गिर गए हैं और तबाह हो गए हैं, और ये बहुत बड़ा सेटबैक है। सुबह से ये खबर चल रही थी, अभी जाके इसके बारे में जो इतला दी जा रही है वो ये है, हालांकि उससे कबल जो है वो ईरान की जो सुखोई तैयारियाँ हैं वो उनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने इराक की सर्विस में, कुवैत की सर्विस में आके वहाँ पे कुछ फ़्लाइट्स की हैं, लेकिन अभी उसके बारे में जो नैरेटिव बिल्ड किया जाए, ये कहा जा रहा है कि वो आपस में फ्रेंडली फायरिंग, यानी कि वहाँ पे कुवैत में जो डिफेंस सिस्टम है उसकी फायरिंग से वो गिरे हैं त्यारे, और उनके ये मसला एक जो बात जो है सामने ये आज आ रही है। ये आज की डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, एक और डेवलपमेंट जो है वो बड़ी शद्दोमत के साथ जो है सोशल मीडिया पे घूम रही है, लेकिन अभी तक जो है उसका कंफर्मेशन कहीं से नहीं मिली। हाँ जी। वो ये है कि नेतन्याहू की हलाकत के बारे में कुछ इतलात आ रही हैं। हाँ जी, काफ़ी खबरें चल रही हैं हैं, बेटे के बारे में, स्क्रीन से भी गायब हैं। तो स्क्रीन से भी गायब हैं, और बेर शीबा एक इलाका है, वहाँ पे कहते हैं उसका ऑफिस है, और उसके ऑफिस को हिट किया गया है। जैसे इससे पहले हमने कहा कि कल जो हिट किया था वो उस इजलास को किया था, और आज ये इतलात आ रही है कि आज नेतन्याहू के ऑफिस को बेर शीबा में जो वाक़ है उसको हिट किया गया है, और उसके बारे में भी मुतज़ाद इतलात आ रही है कि वो शायद जो फिन्नार हो चुका है। जी मलिक साहब, आपने तज्ज़िया अपना बताया कि इस वक्त जंग के क्या हालात हैं, लेकिन जब ये जंग ट्रंप ने शुरू की, अमेरिका ने जब ये जंग शुरू की, तो एक परसेप्शन थी कि हम अपने अहदाफ जल्द अज जल्द विदिन डेज, लेकिन जो मौजूदा हालात आपने बताए हैं, जो ज़मीनी हकायक हैं, वो तो इस परसेप्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस पे आप क्या कहेंगे? बाज़ माहिरीन की जो है वो गुफ्तगू मैंने सुनी है, कुछ पढ़ी भी है, जी और जो हालात पस सामने देख रहे हैं उससे कुछ जो है चंद जुमले जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ट्रंप के इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बुनियादी तौर पे कोई ऐसे वो नहीं है जिनको भी जंगों का तजुर्बा हो, जी यानी वो ऐसे लोग नहीं हैं, कुछ सियासी लोग हैं शौकिया तौर पे जो है वो हैं, या पास नज़रियाती जो एक है खलीज जो है, या एक नज़रियाती कशमकश जो है, उसी को उन्होंने काफ़ी समझ लिया कि शायद ये काफ़ी है किसी एक जंग को टैकल करने के लिए। हालांकि हकीकी तौर पे ये सारे जंग के अतबार से जो नए हल हो यानी कि नफसियाती जंग लड़ सकते हैं। नहीं, मसद वो नफसियाती जंग का ही हिस्सा होता है। जी लेकिन अगर आप जो है वो मसद इस तरह के कामों में जो वारिद नहीं है, उनको नहीं समझते हैं, तो आप जो है वो कभी एक बड़ी जंग जो है वो जिस तरह की जंग जो है उस खित्ते में जो है। डॉक्टर साहब, ये बासरा हम बार बार ट्रंप के मुंह से सुनते थे कि अभी तक ईरान ने हथियार क्यों नहीं डाले। जी, वो बस यही था ना, उसको ये कहा जा रहा था कि इतनी आप मिलिट्री बिल्डअप कर लेंगे तो ईरान तो डर के मारे में आप हथियार डाल देगा। तो वो उन्हीं से पूछ रहा था, ज़ाहिर है जिनसे पूछ रहा था वो अपने मुश्किलों से वही तो लोग थे जो उसको ये बात कह रहे थे कि आप मिलिट्री बिल्डअप करो। सदर ट्रंप जो है विटकोफ से यही तो पूछना चाह रहे थे कि तुम तो कहते थे
कि ये जंग जो है वो 2 दिन की है, या ये जंग जो है जैसे आप मिलिट्री बिल्डअप करोगे ये जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ईरान घुटने टेक देगा, वो डर जाएगा, दबाव में आ जाएगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। ईरान क्यों नहीं कर रहा? अवाम सड़कों पे आ जाएगी भाई अवाम सड़कों पे आ जाएगी, और फौज हथियार डाल देगी। फौज हथियार डालेगी। यानी ये तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ये तरह की इसके पीछे जो है वो ये था कि इन्हीं जैसे लोगों ने, जिनको जंगी तजुर्बा नहीं है, अब ये फिटकॉप के वो जंगी खूब माहिर तो नहीं है, इसको कोई जंगी तजुर्बा नहीं है, लेकिन इस तरह के लोगों ने ये बिल्ड किया था कि अगर डॉलर की कीमत गिरा दें, रियाल की कीमत गिरा दो, एक मीशत उनकी जो है उसको फीक कर दो, मुजाहरों के लिए लोगों को सड़कों पे लाओ और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करो, और ट्रंप को ये ख्वाहिश है ना कि इस इन इक़दामों से हुकूमत गिर जाएगी, या ये कहना कि अगर जो है वो रजीम चेंज करना है तो इस पूरे सिस्टम को बदल दो, सिस्टम को तबाह कर दो, बदल दो नहीं तबाह कर दो। यानी अगर हमनाई की जो है उनको शहीद कर दिया जाए तो ये चूँकि वो इसके हेड है इस सिस्टम के, तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और उसी जगह पे जब आपका रजीम चेंज आपका प्रेशर जो है वो धोंबियाब हो जाएगा और आप अपनी मर्ज़ी के बंदे जो वहाँ पे ला के बिठा सकते हैं। तो इस तरह की तजावीज़ थी। तो हुआ क्या था? हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। उसने इस बात को मान लिया, इन तजावीज़ को मान लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई कौन है, उसकी सोच क्या है। वो तो बैठे ही इसी मकसद के लिए थे कि वो शहादत का दर्जा हासिल करें। वो तो इनकलाब इस्लामी और उससे कबल जो है तारीख उस वक्त से जो है वो मुतारिक थे और उनका हदफ और मकसद जो है वो शहादत तलबी था। वो तो शहादत के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इस बात को ट्रंप कैसे समझता? वो इस बात को समझ ही नहीं सका। जब कि उनको इल्म था कि उनको टारगेट किया जाएगा या उनको टारगेट किया जा रहा है, ये बात उनके इल्म में थी और इस बात पे उनको यकीन था। लेकिन क्या हुआ? इसके बावजूद वो डरे नहीं, बल्कि वो उनके साथ बैठे, वो उनके साथ खड़े रहे, वो उनके साथ उन्होंने हमरकाबी की, वो उनके साथ थे जो शहादत के ख्वाहिशमंद थे। ट्रंप ये चाहता था कि लोग सड़कों पे निकले हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन लोग सड़कों पे निकले शहादत जिंदाबाद के नारे के साथ। और ये वो लम्हा था जब ट्रंप ये जंग हार चुका था। जैसे लोग शहादत मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बाहर आए, ये जंग ट्रंप हार चुका था। जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया। आपने मलिक साहब का तज़किया सुना, एक 86 साला बुरा शख्स जिसने अपनी जान का नजराना पेश करके हर उस मज़लूम के लिए एक ज़िंदा मिसाल बना दी कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। तो आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और देखते रहें आवाज़ पाकिस्तान। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अगले प्रोग्राम से, अगले हालात हाज़िरा से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। शुक्रिया।